नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और बात ये कर रहे हैं कि बात क्यों नहीं करती। दरअसल सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते। अब भी मेंटल हेल्थ ज़्यादातर लोगों के लिए टैबू है, जबकि एक मोटा अनुमान भी अगर आप पकड़े तो देश की कम से कम 10% आबादी ऐसी है जिसको सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है, यानी मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। तो स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन कुछ जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की हालत यही है और भारत की भी यही है। इतनी बड़ी आबादी लेकर हम बैठे हुए हैं। ये समस्या जब विकराल होकर सामने आएगी तो समझ में नहीं आएगा इसको कैसे डील करें, इसलिए अवेयरनेस बनाना ज़रूरी है। इसी कड़ी में है हमारा ये कार्यक्रम। लेकिन कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि हमारे जो मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने मेंटल हेल्थ को लेकर एडवाइजरी जारी की है। तो थोड़ी उस एडवाइजरी पर ध्यान दें। और आप सोच रहे होंगे कि NHRC ने, मानवाधिकार आयोग ने क्यों एडवाइजरी जारी की है, तो आपको बता दें कि इस साल मेंटल हेल्थ डे पर WHO ने भी यही एडवाइस किया है और यही थीम रखा है कि मेंटल हेल्थ सभी का एक बेसिक ह्यूमन राइट माना जाना चाहिए। इसमें जो एडवाइजरी है, पहली बात, जो बड़ी बात है, इन्होंने कहा है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में इसको शामिल किया जाए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है उस पर हम बात करेंगे। आयुष्मान भारत स्कीम में इसको शामिल करने की सिफारिश की है, तो इसका मतलब ये है कि सरकारी जो मेडिक्लेम है उसमें भी जगह मिले, राज्यों में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बने, ये भी एक सिफारिश है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाएं, जिस तरीके से हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए चलते हैं। और जो सेंटर्स हम बना रहे हैं उसमें सुविधाएं हो, सिर्फ कमरा रख देने से मेंटल हेल्थ केयर हो जाएगा, ऐसा मानना गलत है। बच्चों की मानसिक बीमारी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए जो व्यवस्था होती है उसको अलग रखा जाए, जैसे सामान्य तौर पर होता है। तो ये तमाम सिफारिशें हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो अब हम बातचीत अपनी शुरू करेंगे। पहले आपका परिचय करा दें अपने मेहमानों से। सीनियर क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आशीष मित्तल हमारे साथ हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप बोहरा हैं और साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ वेलनेस कोच डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मित्तल, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे। हम बातचीत नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ की, कम करते हैं। इसके कुछ कारण है, टैबू हैं जो हम अपने समाज में पाल के रखा है हमने। अब तक भूत पिशाच के नाम से मेंटल हेल्थ का इलाज भी होता रहा है दूर दराज के इलाकों में, गाँव में। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेंटल हेल्थ की शुरुआत की बातचीत शुरू होनी भी चाहिए या हम करना भी चाहते हैं तो कहाँ से करें? मतलब मेंटल हेल्थ को समझें तो उस पर बात करें। तो सबसे पहले अगर हमको मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात ही करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हमारे खुद के अंदर जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, उसको हटाना होगा। तो जैसे कि हमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें खांसी बुखार होता है, जब हमको प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम बुखार जब होता है, तो हमारे कोई भी फ्रेंड होते हैं तो हम उनसे वो बात कर लेते हैं कि यार आज मुझे खांसी है, आज मुझे बुखार है और इस वजह से मैं परेशान हूं। तो ऐसे ही जब किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ घबराहट है, एंजाइटी है, उदासी है, स्लीप बहुत डिस्टर्ब है या कोई बिहेवियर इश्यूज किसी फैमिली मेंबर के आ रहे हैं, तो स्टिग्मा की वजह से वो अपने फैमिली मेंबर से या अपने सगे संबंधियों से उस मैटर पे बात ही नहीं करते। या अगर वो कहीं से हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि उनके कोई फैमिली में फिजिशियन है या किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को वो जानते हैं, तो उनसे वो बात करने में भी संकोच करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर इनहिबिशन है वो हमें निकालना होगा और हमें कोई सिम्टम है तो उसको डिस्कस करना होगा और उसके बारे में पढ़ना होगा। काफी बार लोगों में इतना भी डिनायल होता है कि वो जैसे जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं
तो फिजिशियन उनका प्रॉब्लम देख के, जैसे कि घबराहट की प्रॉब्लम में काफी बार दिल की धड़कन तेज हो जाती है और पेशेंट को ये भी लगता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, या काफी बार पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो काफी बार कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन या चेस्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, एग्जामिनेशन नॉर्मल है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी एंजाइटी की वजह से हो और आप साइकेट्रिस्ट से मिल लीजिए। तो जब फिजिशियन भी उनके जब ऐसा एडवाइस करते हैं तो उनको फिर भी स्टिग्मा महसूस होता है। तो वो डॉक्टर से ही काफी बार ये कन्वर्सेशन करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ऐसा कैसे कह दिया, क्या मैं कोई पागल हूं और जो मैं साइकेट्रिस्ट को दिखाऊंगा। तो लोगों में इस हद तक स्टिग्मा है कि कोई डॉक्टर उनको फिजिशियन भी एडवाइस कर रहा है तो वो उसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद, एक टाइम लैग के बाद, 1-2 महीने 4 महीने बीत जाते हैं तो एंड में वो साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन जो इंटरनल स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेके, और ये जो एक फीलिंग को लेके कि क्या मैं पागल हूं, तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी समझना होगा कि सारी मेंटल प्रॉब्लम पागलपन नहीं है। सोसाइटी में सब लोगों ने यही समझ रखा है कि मेंटल प्रॉब्लम मतलब पागलपन, और इस पर्सन को शायद मेंटल हॉस्पिटल या पागल खाने में एडमिट होना पड़ेगा, इस तरह का स्टिग्मा लोगों में बना हुआ है। तो सबसे पहले इसी को दूर करना होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो सही जगह से आपको ट्रीटमेंट भी लेना होगा। ठीक है डॉक्टर वोहरा, ये बताइए कि जैसे लोग बात नहीं करते, तो लोग अप्रोच नहीं करते, सर्विस प्रोवाइडर्स के पास नहीं जाते, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि हमारे पास ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उतने प्रोफेशनल्स हैं। तो इस एंड पे प्रॉब्लम क्या है? मतलब हम कितने सक्षम हैं हम अपने इतने बड़े देश को मेंटल हेल्थ सपोर्ट देने के, और अगर नहीं है तो हमें क्या करना होगा? देखिए, बहुत बड़ा गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, जहां पर एक तरफ पेशेंट्स पहुंचते नहीं है समय पर या लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो प्रॉब्लम है, और बहुत समय बढ़ जाता है, और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं पेशेंट्स तो उनकी दिक्कत बढ़ गई होती है। एक तरफ अगर हम एक पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो एक तरफ है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और दूसरी तरफ है सर्विसेज ऑफ एक्यूट साइकेट्रिक केसेस या जो ऑलरेडी डेवलप प्रॉब्लम्स है उनको देखना। तो इनमें दो एरिया पे हमें फोकस करना जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन में हमारे को यह फायदा हो सकता है कि जो लोड है, जो इंडिया का लोड है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, उसके लिए बहुत जरूरी है जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी अर्लियर स्टेज पर जाएंगे, उतनी आसान हो जाएगा आपके लिए उस चीज से निकलना और डॉक्टर को आपको ट्रीट करना। रही बात मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, तो वो बहुत ज्यादा गैप है, और एक जो स्टडी पब्लिश हुई है रिसेंटली उसके हिसाब से अगर हम डिमांड और सप्लाई को कवर करना चाहें, हमें 78 साल 78 ईयर्स लगेंगे नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, साइकेट्रिक नर्सेस को लाने में। तो जो वो गैप है वो इतना बड़ा है, तो इसको देखते हुए एक जो बीच का रास्ता वो ये बनता है कि जितना हम अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को अवेयर करेंगे, जितना हम सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को जोड़कर, चाहे वो पेशेंट्स है, चाहे वो केयर गिवर्स है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो एनजीओ है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जितना इकट्ठा होकर हम एक तरफ अवेयरनेस जनरेट करेंगे, अर्ली लेवल पर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की बात करेंगे, उतना चांसेस है हमारे पास कि हम इसमें बेटर कर सकें लोगों की लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है गैप, और जितना अच्छी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको तवज्जो देंगी, जैसा भी आपने दिखाई रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सल मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल राइट, तो अगर हम उस चीज को सीरियसली लेंगे तो तब जाकर हमारे लिए ये जो हरक्यूलिन टास्क है उसमें कुछ हम चैलेंजेस इतने सारे जो हैं उसको हम एड्रेस कर सकते हैं जी। और ये समझना जरूरी है कि जब हमें समझ आ जाएगा प्रॉब्लम है तो हम निदान की तरफ भी जाएंगे, बट उसको समझना हर लेवल पर बहुत जरूरी है। जी। और राठौर साहब ये बताइए, जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर वोहरा ने, कि 2 लेवल पे एड्रेस करने की चीज़ है। एक तो कि जब आप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जब साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, साथ में एनजीओज़ की या जो भी संस्थाएं हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन में काम
करेंगे? अभी ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो डॉक्टर्स हैं, जनरल फिजिशियंस या जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, वही मरीज से बातचीत करके बहुत ही कम केसेस में मरीजों को ये बताते हैं कि भाई आपको इस तरह के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए या ये करना चाहिए। आपके क्या सजेशंस हैं इस लेवल पे जहां हम प्रिवेंट कर सकते हैं या अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं? जी, तो पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा इस बात पे कि इसके अराउंड बातचीत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे डिप्रेशन आ रहा है या एंजाइटी आ रही है, इन सभी के अर्ली सिम्टम्स होते हैं जब एक्चुअली इंसान को ये पता लग रहा होता है कि मैं इनसे गुजर रहा हूँ। तो उसी टाइम पे अगर वो बातचीत करना चालू करे तो ये एक बहुत उसको अगर कंफर्ट हम दे दें कि बातचीत करना बिल्कुल नॉर्मल है, उसका मजाक ना बनाया जाए, या फिर बाकी पैनलिस्ट ने जैसे कहा कि उसको ये ना कहा जाए कि कोई आपको मेंटल बीमारी हो गई है। तो ये डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है कि इसके बारे में स्टिग्मा को एंड करना होगा। इसके बारे में आई थिंक जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, उन सबको भी बड़ा ओपनली इसके बारे में बात अगर करेंगे तो बाकी लोग भी इसे फॉलो करना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज, मैं टेक्निकल बातें तो यहाँ पे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोचिंग में भी हूं, तो हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे रूटीन्स अगर हम ऐसे रखें जो कि बहुत ही सपोज हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव अगर रखें, तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे माइंड को इम्पैक्ट करता है। तो अगर हम अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, या फिर अच्छे कॉन्वर्सेशन के साथ में इंगेज हो रहे हैं, तो वो भी एक सकारात्मकता हमारे ब्रेन में लेकर के आता है। दूसरी चीज जो मैंने एक और चीज देखी है कि आजकल जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का यूज हो गया है और हम डिजिटल वर्ल्ड में इतना ज्यादा जा चुके हैं कि ये डिजिटल वर्ल्ड में रहने की वजह से भी लोगों को एक आइसोलेशन की स्थिति बन रही है, सोशल कंपैरिजन की स्थिति बन रही है। आज कई लोग अपने दूसरे लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब देख देख करके अननेसेसरी लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, जी जी सोशल कंपैरिजन में चले जाते हैं। जी जी तो जी आई थिंक कि उस एरिया में भी इन्हें काम करना होगा कि जी। चलिए, उस पे हम आपसे दोबारा जब आपके पास आएंगे तो उस पे सजेशंस लेंगे राठौर साहब। लेकिन ये बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर वोहरा, ये बताइए कि ये जो एनएचआरसी ने रिकमेंड किया है, सिफारिश की है कि इसको मेडिक्लेम में कवर करिए। मेडिक्लेम में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आती है कि आउट पेशेंट वाला सिस्टम वहाँ ज़्यादा चलता नहीं है और मेंटल हेल्थ केसेस में आउट पेशेंट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। इन पेशेंट्स की भर्ती करके इलाज करने की ज़रूरत शायद कम पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके साथ मेंटल हेल्थ को जोड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सुझाव आपके पास हैं क्या? देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया की है उसने क्लियर कट अपनी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सारी इंश्योरेंस कंपनीज को टू इंक्लूड मेंटल हेल्थ। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो रेगुलेटर है, उसने ये स्टेटमेंट देके डॉक्यूमेंटेशन की हुई है। बट कुछ चैलेंजेस हैं दोनों तरफ से कि आप अगर ओपीडी सर्विसेज में करते हैं तो ओपीडी सर्विसेज में क्या लिमिट होनी चाहिए और प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस। तो इसमें अभी जो इस स्टेज पे चल रहा है उसमें कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो कि इसमें सीरियसली मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रही हैं, उन्होंने अलाउ किया है इंडोर एडमिशंस पे रिइंबर्समेंट। बट अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोनों साइड से, क्योंकि एक तो देखिए पहली बात है कि क्या ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरी बात है कि इसको देखकर आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं, जो सफर कर रहे हैं लोग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करते हैं, इंप्रूव करते हैं, और कितने हद तक आप उसको इंश्योरेंस को जो भी आप कवर देते हैं वो लेजिटिमेट कवर देकर आप किस तरीके से करते हैं। तो क्योंकि हमने भी जब कोशिश की है इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी के उस पर जब भी फीलर्स भेजे हैं, तो अभी इस चीज को ये जो पहला स्टेप उठाया गया कि दे हैव सेड कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी इंक्लूडेड, ये मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण कदम है। बट इस पे आगे काम करने की जरूरत है और ये होना चाहिए जैसे फिजिकल हेल्थ में आपको इंश्योरेंस है, मेंटल हेल्थ में भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और डॉक्टर मित्तल, आपसे हम ये सुझाव चाहेंगे, एनएचआरसी की सिफारिश पे है, उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम्स चलाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी उन्होंने भी बताई और हम सब जानते हैं। क्या कुछ ऐसे सिंबल्स हम खड़े कर सकते हैं ऑर्गेनाइज पब्लिक सेक्टर के तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो चीज़ें दिखें तो शायद लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस बनेगी? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। यस,
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी बात करें तो एनएचआरसी ने रिकमेंड किया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम चलाए जाएं, और जो गवर्नमेंट अभी कोशिश भी कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट, गवर्नमेंट साइकेट्रिस्ट वो अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे पोस्ट भी निकाली जा रही है। तो काफी बार गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जैसे जो फ्रेंड्स हैं वहां पर, उनसे मेरी बात होती है। सो उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऐसा एक प्लान कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट। अगर साइकेट्रिक इलनेस की बात करें कि अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी है, तो काफी जो पुअर पॉपुलेशन जो डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम एक वो फैसिलिटी आप वहां पे है, वहां पे आप जा सकते हो। और गवर्नमेंट के पास हॉस्पिटल तो ऑलरेडी हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहां पर, उनके पास अगर वो वहां पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की रेगुलर व्यवस्था करेंगे तो काफी सारे पेशेंट ऐसे हैं जो उनसे ट्रीटमेंट ले पाएंगे। और दूसरा, मेंटल हेल्थ ऐसी है जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है जिसकी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट को करानी है, वो साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ही हैं। तो अगर गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है तो आई थिंक बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अच्छा, आपका जो पहले वाला क्वेश्चन था इंश्योरेंस से रिलेटेड, मैं उसमें भी कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी। कि आईआरडीए ने मैंडेटरी कर दिया है अभी सभी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देना कि जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट इन पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन वहां पर अभी एक गैप रह गया है कि वो केवल रीइंबर्समेंट में ही अभी पैसा रिलीज कर रहे हैं, वो कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यार डिस्कशन हो ही रहा है, तो आईआरडीए के पास अगर मैसेज जाता है तो मैं बताना चाहता हूं कि मेंटल हेल्थ के पेशेंट को भी कैशलेस ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। जी। दूसरा चीज, क्योंकि हम जो हमारा गुड़गांव में सेंटर है अथीना, वहां पे हम पेशेंट एडमिट करते हैं, तो रिइंबर्समेंट में जो पेशेंट की फाइल जाती है तो इंश्योरेंस कंपनीज अभी भी काफी डिले कर रही हैं जो पैसा रिलीज करने में, जो मैंने देखा है। ठीक है, किसी पेशेंट को 1 महीने, किसी को 3-3 महीने तक लगा रही हैं। तो आईआरडीए ये भी देखे कि कितने इंश्योरेंस क्लेम कंपनीज के पास जा रहे हैं और वो कितना रिलीज कर रहे हैं। जी। तो काफी इनहिबिशन है कंपनीज को मेंटल हेल्थ के क्लेम को पास करने में जी। और वो तरह तरह के डॉक्यूमेंट पेशेंट से मांग रहे हैं। आज मेरे पास ओपीडी में आज ही पेशेंट आया था, तो उन्होंने पेशेंट से मांगा कि आप फायर फाइटिंग का सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से लेके आइए कि आपने क्लेम डाला है। जी। अब पेशेंट ये डॉक्यूमेंट कहां से लेके आएगा? जी। तो मैंने उनको समझाया कि आप आईआरडीए में कंप्लेंट डालिए और इंश्योरेंस कंपनी को बोलिए कि आप लिस्ट जी जी, कीजिए ये तो कैशलेस ये मेंटल पूरा हेल्थ एक का इकोसिस्टम तैयार करने की बात है और उसकी तरफ हम सब मिलकर बढ़ रहे हैं, बढ़ें, इसके लिए सभी प्रयास करें। हम भी ये कार्यक्रम इसी नियत के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की और सवाल यह है कि बात क्यों नहीं करते। बात करना जरूरी है क्योंकि बात करने से मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा टूटेगा और बात अगर आप करेंगे खुल के तो मेंटल हेल्थ की परेशानियां भी कम होंगी। राठौड़ साहब, जो बात आप पहले बता रहे थे, अब उसको थोड़ा सा फ्रेम करके हमें ये बताइए। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं डॉक्टर से, तो वो लोग कहते हैं कि आप बैलेंस डाइट, अच्छी डाइट और अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज या उसमें एक्सरसाइज मिला के और अच्छी नींद, गुड स्लीप, ये 3 बातें कहते हैं। मेंटल हेल्थ में भी ये 3 सजेशंस आते ही आते हैं। लेकिन इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो जनरली अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए हम सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जैसे अगर हम शरीर में खराब खाना डालेंगे तो शरीर उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हमारे मन के लिए खाना होती है हमारी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे फीड कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि राइट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अगर हम ब्रेन को फीड कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हमें देगा। सेकेंड चीज जो एक एक्सरसाइज में बहुत बार बताता हूँ वो है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। कि बहुत से लोगों की हमारी आदत हो चुकी है कि हम हमारे जीवन की कमियों पे फोकस करते हैं कि क्या मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्या मेरे सामने परेशानी है, लेकिन हम अपनी ब्लेसिंग्स को, हमारे ऊपर जो भगवान का आशीर्वाद है, उसको हम कई बार नहीं मानते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आप देखेंगे कि ज्यादा पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहती है। तो एक अच्छी इंफॉर्मेशन फीड करें, ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करें और ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर के आए कि जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। ये एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है कि हर समय ऐसा नहीं होगा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आपके जीवन में हो रहा होगा। तो ये एक्सेप्टेंस भी आनी जरूरी है।
और जो पिछले सवाल से मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि ये स्कूल लेवल पे भी अवेयरनेस हमें लानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हमें साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन सभी की रिक्वायरमेंट है, बट स्कूल लेवल पे भी इसको बड़ा नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। आज हम देखें तो बच्चों के अंदर भी सुसाइड के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आई थिंक कि ये जो जी बिल्कुल अवेयरनेस है, बिल्कुल सही आपका सुझाव है। और NHRC ने भी एक पॉइंट बच्चों को लेकर हाईलाइट किया है कि उनके लिए अलग से व्यवस्था विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर वोहरा, आपसे एक क्लैरिटी हमें चाहिए। देखिए, जो साइकेट्रिक ड्रग्स हैं उनको लेके बड़ा डर है, खौफ है लोगों में, और वो मतलब ये आम धारणा है कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स जो है इसके बेनिफिट्स से भारी है वगैरह वगैरह, लोग भागते हैं। आप क्या इस पे सजेस्ट करना चाहेंगे, जो जनरल सजेशन हो? मनोज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और बड़ी सीधी सी बात है। जो लोग मुझे ये बोलते हैं, मैं उनसे पहला प्रश्न पूछता हूं, क्या आप ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, डायबिटीज की लेते हैं, थायराइड की लेते हैं, एस्थमा की लेते हैं? तो बिल्कुल सेम जैसे वो दवाइयां, वैसे ही हमारी मेडिकल डिसऑर्डर की दवाइयां, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है वैसे ही मेडिकल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसकी दवाइयां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो दवाइयों से घबराएं नहीं। दवाइयां आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपकी लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन में दवाई ली जाए, उसके बिना ना ली जाए। और जो आपके दिमाग में धारणाएं हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, और लोगों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा होता है कि साइकेट्रिक दवाइयों से ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपको मनोज जी बताऊं कि अगर मेरे से पूछें तो मेरे एक्सपीरियंस में कितने लोगों की लाइफ दवाइयों की वजह से आज की डेट में हमने नॉर्मल किया, और ये इस बात का मुझे फक्र है कि मैं साइकेट्रिस्ट होकर दवाइयों को यूज करता हूं। हाँ, ये जरूर है आपको ये समझना कि कुछ केसेस में काउंसलिंग, कुछ केसेस में मेडिसिन, कुछ केसेस जी में बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय चूंकि समाप्त हो रहा है इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, और आपके मुंह से ये बात आई तो लोगों के ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन मेरा सुझाव, व्यक्तिगत तौर पर मैं सबको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आपको डॉक्टर मित्तल की और डॉक्टर वोहरा की जरूरत ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप राठौड़ साहब के संपर्क में आए पहले। अगर कोई परेशानी हो, वहीं पे मामला सॉर्ट आउट हो जाए तो आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो दवाओं वाला इलाज है वो साइकेट्रिस्ट करते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट नहीं करते हैं। और राठौड़ साहब की भी जरूरत आपको ना पड़े, इसके लिए उन्होंने खुद ही सजेशन दिया। 3 सजेशन मैंने आपको दिया: अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा खाना पीना, अच्छी नींद। उसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड जो है उससे खुशी भी जरूर ढूंढिए, जो नहीं है उसके लिए प्रयास तो आप करेंगे ही। इसके अलावा कचरा ज्ञान से आपको बचना है। नेगेटिव चीजें दिमाग में फीड करेंगे तो मेंटल हेल्थ पर आपके घात होगा। और बच्चों का रखिए खास ख्याल, ये सबका कहना है। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।